अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एन स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप है मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ और हमारे साथ हैं खेलों की दुनिया की एक्साइटिंग खबरें। खबरों पे बात करेंगे आईपीएल का एक और मैच जो खेला गया पंजाब वर्सेस लखनऊ। बड़ा ज़बरदस्त मैच था और इस मैच की खास बात रही वो डिस्कवरी जो कि आईपीएल 2024 की इंडिया को मिली है मयंक यादव की सूरत में। उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, टीम की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो खिलाड़ी हैं उनको दौड़ा रहे हैं हमारे फौजी भाई, उनकी ट्रेनिंग जारी है। और मजे की बात यह है कि ट्रेनिंग तो हो रही है। हमने तो सुना था कि जो आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं यहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी होती है, कैमरे नहीं आप अंदर लेके जा सकते, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे वो लग रहा है कि ये पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग नहीं हो रही, यहाँ पे कोई आर्मी का ड्रामा बनाया जा रहा है। यहाँ पे कैमरा, वहां पे कैमरा, खूब पब्लिसिटी हो रही है, इसीलिए तो जनाब की ट्रेनिंग करवाई गई है। वरना पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस की किसे पड़ी है और 15 या 20 दिन में कौन सी फिटनेस इन लोगों ने हासिल कर लेनी है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि फिटनेस जो है वो एक रिजिम है पूरी, वो एक लाइफस्टाइल है, वो इस तरह से हासिल नहीं होती है। जो मकसद है, जिन लोगों का मकसद है, बहरहाल उन्हें वो मिल ही जाएगा और मिल भी रहा है। और इसके अलावा जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है उसकी जानिब से भी उल्टे सीधे फैसले सामने आ रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें सामने आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि रात को अचानक से मोहसिन जो नकवी हैं उन्होंने मीटिंग कॉल कर ली। ऐसे वो लगा कि जैसे रात को वो पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले अदालतें नहीं वो लग गई थी। इसी तरह से उन्होंने अपनी अदालत लगाई और कैमरा मैन्स भी बुलाए और बाकायदा ये बताया गया, प्रेस रिलीज हुई कि मीटिंग की गई है। और बाद में ये कहा जाता है कि आप स्पेकुलेशन करते हैं, जर्नलिस्ट जो हैं और जो मीडिया के लोग हैं, जब आप खुद इस तरह की हरकतें करेंगे तो स्पेकुलेशन कैसे नहीं होगी। जब आप खुद से पिक्चर्स रिलीज कर रहे हैं तो हम तो बात करेंगे ना भाई कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है। और अभी तो ऐसे वो लग रहा है कि डिस्कस बस एक ही बात हो रही है कि नया कैप्टन कौन होगा। बाबर होंगे, रिजवान होंगे और शाहीन कैप्टनसी से हटाए जा रहे हैं। जिस हवाले से आपसे बात करेंगे तो चलिए जी बात का आगाज करते हैं उस मैच के साथ जिसे आपने देखा, हमने देखा और इंजॉय किया, पंजाब वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। तो चलिए जी इस मैच की जब हम बात करते हैं तो जो जीतने वाली टीम है लखनऊ की टीम, उन्होंने टॉस भी जीती और जीतकर फैसला किया। क्या फैसला किया? उन्होंने फैसला किया कि हम करेंगे पहले बैटिंग। और ऐसा लगा कि वो जो फैसला है वो बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि टीम जीत गई और बड़े अच्छे से जीत गई। लेकिन उसका किरदार एक इंसान को जाता है, उस इंसान की आगे चल के बात करेंगे। टीम की कैप्टनसी कर रहे थे आज एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन निकोलस पूरन, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो फील्ड में उनके डिसीजंस की सूरत में हमें दिखाई दिया। सबसे पहले जब हम उनकी बैटिंग की बात करते हैं, इस टीम की बैटिंग की बात करते हैं, तो लखनऊ ने आज कुछ चेंजिंग्स की। इससे पहले हमने देखा था जो निकोलस पूरन थे और जो मार्कस स्टोइनिस थे वो 6-7वें नंबर पे आए थे। लास्ट मैच में लखनऊ वो मैच हार गया था, लेकिन जो निकोलस पूरन है इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और 64 पे नॉट आउट रहे थे। आज उन्होंने अपने आप को और मार्कस स्टोइनिस को थोड़ा ऊपर प्रमोट किया और उसका फायदा हुआ, रन्स आए और हमने देखा कि उसके जो फैसला किया था वो फायदेमंद साबित हुआ। जब रन बन रहे थे तो साथ साथ जी पंजाब की जानिब से बॉलिंग का सिलसिला भी जारी था, विकेट्स भी गिर रही थी और रन्स बनने का सिलसिला भी जारी था। यहाँ पे पावर प्ले के बाद जो 7वां-8वां ओवर था उसमें जब शेखर धवन स्पिनर्स को लेके आए तो जो रन्स बनने का सिलसिला है थोड़ा सा रुका। लेकिन जब निकोलस पूरन जैसा प्लेयर क्रीज पे मौजूद हो तो ज़्यादा देर तक आप उसे ब्रेक नहीं लगा सकते। लेकिन बहरहाल अच्छी बॉलिंग हमें दिखाई दी पंजाब की जानिब से भी। अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की और जी सैम करन ने अपनी हैट्रिक पे थे, वो हैट्रिक तो नहीं कर सके, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की। रबादा हमेशा की तरह वो जिस तरह से अच्छी बॉलिंग करते हैं उसी तरह हमें करते हुए दिखाई दिए। और हर्षल पटेल ने अच्छा ओवर किया और जो हरप्रीत बरार हैं आज उनसे 2 ही ओवर करवाए गए और उन्होंने वो जो 2 ओवर हैं वो अच्छे किए, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उनसे पूरे 4 ओवर क्यों नहीं डलवाए गए यहाँ पे। लेकिन बहरहाल ये यकीनन कोई टैक्टिकल वो डिसीजन होगा जो कि कैप्टन ने किया होगा। और इसके बाद जब हम बात करते हैं पंजाब की बैटिंग की, बैटिंग के अंदर जब स्टार्ट था तो थोड़ा सा स्लो था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो टीम के कैप्टन हैं और जो जोनी बेयरस्टो हैं उन्होंने जनाब ज़रा अपनी स्पीड पकड़ी और ड्राइविंग सीट पे आए और जो रेस है उस पर पाँव रखा, रेस दी और हमने देखा कि जनाब 102 रन की पार्टनरशिप हो गई। लेकिन उस पार्टनरशिप को ब्रेक किसने लगाया? उस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाया छठे बॉलर ने, यानी 6 बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर यहाँ पर मयंक यादव सामने आए
मयंक यादव की बात करें तो उन्होंने ऐसी बॉलिंग की कि जहां आपको और मुझे हैरान कर दिया, वहां पर जो अपोजिट टीम के खिलाड़ी थे उन्हें परेशान कर दिया। बड़े खिलाड़ियों को आउट किया, जॉनी बेयरस्टो की विकेट ली, शिखर धवन की विकेट ली। और आप ये देखिए कि जो बॉलिंग उन्होंने की है, यानी इंडिया के अभी तक के तेज तरीन बॉलर बन गए हैं। 156 की स्पीड से बॉलिंग की, 156 kph के साथ की, 152 के साथ की, 150 के साथ की, यानी बंदे के पास 145 से नीचे तो कुछ है ही नहीं। सो बेहतरीन बॉलिंग की, और ना सिर्फ स्पीड के साथ बॉलिंग की बल्कि इसके साथ साथ बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की, रैशनल बॉलिंग की, समझदारी के साथ बॉलिंग की। उन्हें देखकर मुझे शुएब अख्तर याद आ गए कि जिन्हें पाकिस्तान में पिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था। सो मैं सोच रही थी कि इनका ताल्लुक दिल्ली से है तो इनको दिल्ली एक्सप्रेस कह दिया जाए, या अगर दिल्ली में कोई तेज गांव चलती है, ट्रेन चलती है तो उसका मुझे नाम बताएं, वही ट्रेन का नाम हम इन्हें दे देते हैं, क्योंकि बॉलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त की है, ना सिर्फ मुझे ना सिर्फ आपको, बल्कि क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं, उन्हें उन्होंने आज मुतासिर किया, इंस्पायर किया। तो बिल्कुल जो उनकी तारीफ बनती है। दिल्ली की सोनट अकेडमी से उनका ताल्लुक है, और LSG ने उन्हें ट्रायल्स में पिक किया, और आज जो लखनऊ है वो यकीनन बड़ा खुश हो रहा होगा कि क्या नगीना उन्होंने पिक किया है। और यहाँ से ही जो उनकी अकेडमी है, सोनट अकेडमी, वहाँ से ही शिखर धवन का भी ताल्लुक है। तो जी अकेडमी ये जो है सोनट अकेडमी, ये इंडिया को अच्छे अच्छे नाम दे रही है, और आज अपनी ही टीम जो अकेडमी है उसके खिलाड़ी को उन्हें आउट भी कर दिया, 3 विकेटें ली और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। और जब उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को आउट किया उसके बाद आप देखिए विकेट्स गिरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं शिखर धवन को मुझे थोड़ी सी मैं हैरानगी हुई, क्योंकि वो 140 के स्ट्राइक रेट के साथ 70 रन बना के गए हैं। अगर यहाँ पे बाबर आजम होते तो यकीनन वी जस्ट टीयर हिम इन पार्ट्स कि आपने क्या किया है, कि ये जो नए आने वाले हैं वो आके शॉट्स लगा रहे थे और आप एंकर का रोल ही प्ले कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो नया आया है वो थोड़ा रुकता और आप आगे आके शॉट्स लगाते। यही गलती कोहली ने की थी। अगर मैं कोहली की बात करूँ, जो RCB का मैच हुआ जनाब KKR के खिलाफ, उसमें कोहली ने स्लो स्ट्राइक रेट के साथ बॉलिंग की। अब ऐसा नहीं है कि कोहली का बड़ा एक नाम है, सो अगर उन्होंने कुछ इस तरह की उनसे बैटिंग हुई है या कोई ऐसा डिसीजन हुआ है कि जो कि टीम के लिए फेवरेबल नहीं साबित हुआ, तो उस पर बात ना की जाए। तो बात तो जनाब हम करेंगे क्योंकि हम क्रिकेट की बात करते हैं। जब हम कोहली की बात करें उस मैच में, तो उसमें उन्होंने भी शुरू में तो उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया था, लेकिन अगर आप फिर 14 से 19 ओवर तक देखें वो नॉट आउट रहे, लेकिन उनके नॉट आउट होने के बावजूद टीम को उस तरह से फायदा नहीं हो सका, क्योंकि जो दिनेश कार्तिक थे उन्होंने वो नीचे से आके 200 के स्ट्राइक रेट के साथ मेरे ख्याल से वो जो 20-21 रन बनाए, वो ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए। कोहली नो डाउट उन्होंने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन वो जो 14 से 19 ओवर थे उसके अंदर उन्होंने मेरे ख्याल से सिर्फ 24 रन बनाए 18 गेंदों के ऊपर। काफ़ी स्लोअर रन रेट से वो खेल रहे थे। और यहाँ पे अब हम क्रेडिट मेरे ख्याल से KKR की बॉलिंग को भी दे सकते हैं, और यहाँ पे कोहली को अपनी स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ओपन करने आते हैं। T20 में जब आप ओपन करने आते हैं और आप अगर रन रेट को मेंटेन नहीं करेंगे, अपने स्ट्राइक रेट को अच्छा नहीं बनाएंगे, तो आप जो आगे आने वाले आपके बाद बैटर्स हैं उन पर प्रेशर डाल देते हैं। यही वजह है कि जो ट्रेविस हेड हैं, फिल सॉल्ट हैं या अभिषेक हैं, इस तरह के जो खिलाड़ी जब बल्लेबाजी करते हैं तो जो उनकी टीम वो जैसा स्टार्ट देते हैं उसके बाद फिर जो उनकी टीम है उसका फ़ायदा उन्हें होता है। तो यहाँ पे कोहली हो गए या शिखर धवन हो गए, उनको अपनी स्पीड बेहतर बनाने की ज़रूरत है। लास्ट जो मैच RCB जीती थी उससे पहले वो मैच RCB जीत तो गई थी, उसमें भी मेरे ख्याल से 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से कोहली ने कुछ 77 रन बनाए थे, लेकिन जो इम्पैक्ट डाला था उसके अंदर, जो 77 रन कोहली के टीम की जीत के अंदर काम आए, वो किसकी वजह से आए? वो दिनेश कार्तिक की वजह से आए। और वो जो नया वो लड़का उनके साथ आया था मोहपाल करके, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसकी वजह से आए कि उन्होंने आके फिनिश बड़ा अच्छा कर दिया था, वरना वो रन्स भी ज़ाया हो जाते। तो कोहली को जनाब यहाँ पे T20 फॉर्मेट के हिसाब से अपनी स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है, और यही गलती आज शिखर धवन ने भी की। बहरहाल जी, और अगर हम अब यहाँ पे बैटिंग की बात करें तो जो लिविंगस्टोन है वो कुछ थोड़े से मुझे ऐसे वो लगा पेन में है, उनको हैमस्ट्रिंग का कुछ इशू हो रहा था, और उन्हें देख के मुझे रिजवान याद आ रहे थे, वो जो इंडिया में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला था, वो टांग उठा के भाग रहे थे और जी भाग रहे थे, मतलब ओवर एक्टिंग हो गई थी उस मैच में रिजवान से। लेकिन ये तो गोरे हैं, इनको ओवर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वो परेशान तो थे थोड़े से, लेकिन उन्होंने एक इनपुट करने की कोशिश की, खास तौर पर लास्ट ओवर अच्छा खेला, बट द डैमेज हैज़ डन, तो कुछ हो नहीं सकता था उसके अंदर। तो यहाँ पे जनाब क्रेडिट जाता है बिल्कुल मयंक यादव को, कि जिन्होंने के जो आए एंड ही जस्ट
टर्न द टेबल्स। 21 रन से मैच जीतने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहली जीत अपने नाम करने में कामयाब हो गई है। अच्छा, इसके अंदर जो मोहसिन हैं उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। मैं देख रही थी कि जो पिछला उनका मैच था उसके मुकाबले में बेहतर बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए। इसी तरह जो बिश्नोई हैं वो एक बड़े डिसेप्टिव से स्पिनर हैं, सो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। और ओवरऑल जब आपकी टीम जीत जाती है तो सब हमें अच्छा अच्छा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर तो हम न्यूट्रल बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, जो कि आमतौर पर हमारे पीसीबी में चल रहा है कि जो अच्छा अच्छा है वो दिखाओ भाई, जो कड़वा कड़वा है उसके बारे में बात भी नहीं की जा सकती। अगर आप बात करेंगे तो फिर कहेंगे आप तो एजेंडा चला रहे हैं। तो जी पीसीबी ने एक इश्तेहार दिया है। इश्तेहार क्या दिया है? एडवर्टीजमेंट की है, और वो की है जनाब उन्होंने कोच के लिए कि, और जो अच्छा जो क्वालिटीज उन्होंने बयान की हैं, जो एट्रीब्यूट्स या जो रिक्वायरमेंट्स आप कहें उन्हें चाहिए, वो चाहिए कि 5 साल का कोचिंग का एक्सपीरियंस हो और लेवल 2 का कोचिंग का कोर्स किया हुआ हो। और इसके अलावा एक बड़ी मजे की चीज़ है कि जी इंग्लिश बोलना जानता हो, यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए है। और मैं सोच रही थी कि अगर उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो ये जो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हैं इनके साथ वो क्या करेगा, इनको समझाने के लिए, इनसे बात करने के लिए वो ट्रांसलेटर रखेगा साथ। क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तो इंग्लिश का ये आलम है जनाब कि जो इफ्तिखार अहमद हैं वो पीएसएल के अंदर जब यहाँ पे उनकी वो झगड़ा हो गया था मेरे ख्याल से वो जेसन रॉय से, तो वो उस बेचारे को ये नहीं समझ आ रही थी कि वो जेसन रॉय कह क्या रहा है, वो बस अपनी वो लगे हुए थे हाँकने के लिए। तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अब इसके अंदर क्रिकेट और इंग्लिश अच्छी होना बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रही कोई खिलाड़ी है तो उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो काम है अच्छी क्रिकेट खेलना है, लेकिन जो यहाँ पे एक आपने रिक्वायरमेंट रखी है कि अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, उसको इंग्लिश बोलनी आती हो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना आता हो, तो इसमें मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि भाई ये जो आपका कोच है ये खिलाड़ियों के साथ फिर क्या करेगा, या आप जो पीसीबी है उन्होंने क्या सोच के ये इश्तेहार दिया है। हो सकता है बाहर के वर्ल्ड के साथ वो कैसे कम्युनिकेशन करेगा या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे करेगा, इस हवाले से उन्होंने दिया हो। बहरहाल कुछ सोचा भी है या नहीं सोचा ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होता है कि जब हायर कर लिया जाता है तो एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं, इश्तेहारात दिए जाते हैं। हफीज़ हमारे सामने हैं, उन्होंने कौन सा कोचिंग का कोर्स किया हुआ था, हेड कोच बन के ऑस्ट्रेलिया गए थे, टीम के डायरेक्टर बन गए, तो आप इश्तेहार वो दे रहे हैं। इसी तरह जो अजहर खान है वो जो अभी डोमेस्टिक के मेरे ख्याल से उनको कोई पोजीशन मिली थी, उसके अंदर भी जब उनको अपॉइंट कर लिया गया तो फिर जनाब इश्तेहार दिया गया। तो यहाँ पर तो भाई सब कुछ गोलमाल है और सब कुछ इसी तरह से चल रहा है। और पाकिस्तान में जो इस वक्त बहस जारी है वो जारी ऑफ कोर्स कैप्टनसी को लेके बाबर आजम थोड़े से रिलक्टेंट हैं कैप्टनसी लेने के लिए, और अपनी कुछ उन्होंने डिमांड्स भी रखी है। मुझे बड़ी हैरत है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने एज ए कैप्टन दी है उस पर वो कुछ डिमांड कर भी सकते हैं या नहीं, वो कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं। वैसे तो अगर वो अक्लमंद होंगे तो वो ये कैप्टनसी लेंगे ही नहीं। और जो रिजवान है उनका नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन रिजवान के साथ एक मसला है, रिजवान इज नॉट द यस मैन, वो अपनी मर्जी करने वाला बंदा है। आप उसको चाहे हम उस पर क्रिटिसिज्म करें या जो भी उन्हें कहें, एक उसकी बात है कि वो प्यार मोहब्बत से बेशक खिलाड़ियों के साथ चले, लेकिन करनी उसने अपनी मर्जी है। तो ये कुछ मसले आ रहे हैं जो रिजवान को हायर करने में। ऐसा भी हो सकता है दो जो हैं वो आप कैप्टन बना दे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, शान मसूद तो अच्छी कैप्टनसी कर रहा है टेस्ट की, तो उसको यहाँ पे टेस्ट से हटा के आपको कोई और कैप्टन लेके आने की क्या जरूरत है। व्हाइट बॉल और रेड बॉल की कैप्टनसी की भी डिबेट चल रही है, तो पता नहीं जी क्या हो रहा है। मोहसिन नकवी को खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है। मजे की बात है वो उस बंदे को क्रिकेट की तो कोई नॉलेज है नहीं, बस जो राइट साइड के लोगों ने कह दिया, जो लेफ्ट साइड के लोगों ने कह दिया, उस पर बस सब कुछ चल रहा है। इसी पे हमारी क्रिकेट भी चल रही है और इसी तरह हमारा मुल्क भी चल रहा है और इसी तरह हम भी चल रहे हैं। वहाँ पे काकूल में जो खिलाड़ी हैं वो दौड़े लगाने में मसरूफ है। बास जो खिलाड़ी हैं वो तो उन्होंने तो टेस्ट देने से भी मना कर दिया, मेरे ख्याल से इमाद वसीम ने नहीं दिया वो टेस्ट जो शुरू में लिया था। और इसके अलावा जो उस्मान खान है उनकी मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि बड़ा अच्छा वो खिलाड़ी है और पैसे कमाने के लिए वो यूएई गया, यहाँ से ना उम्मीद हो के वहाँ पे फिर उसने खेला और फिर उसके बाद पाकिस्तान में चांस मिला। और अब जो यूएई का बोर्ड है वो उनके खिलाफ कोई ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का कोई एक्शन लेने के चक्कर में उस्मान खान कह रहे हैं कि नहीं जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं ऑल क्लियर हूँ। तो आगे चलेंगे देखेंगे क्या होगा। बहरहाल पीसीबी का तो कोई नहीं है, वो तो आके मना करते हैं बाद में लेकिन उस्मान खान को ज़रूर सोचना चाहिए है। तो जी ये थी आज की वीडियो। अब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने के बान।